नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अथर्व अकेडमी पर। दोस्तों, यह है हमारी सामान्य ज्ञान की क्लास, जिसमें आज हम लेकर आए हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम अफ्रीका की विक्टोरिया झील से होता है और सहारा मरुस्थल को पार करते हुए नील नदी भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। साथ ही एक प्रश्न और आता है कि किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। साथ ही मिस्र का सबसे बड़ा शहर काहिरा नील नदी के तट पर ही बसा हुआ है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? दोस्तों, पोटेशियम, जिसका सिंबल के है और एटॉमिक नंबर 19 है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू व्यवस्था की गई थी? दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, 23 अप्रैल वर्ष 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया। अगला प्रश्न। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? दोस्तों, वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अगला प्रश्न। भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं? दोस्तों, 80 सीटें, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत की कुल 543 सीटों में से सर्वाधिक हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा की एवं 29 लोकसभा की सीटें हैं। अगला प्रश्न। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, वैशाली के कुंडग्राम में, जो कि बिहार में स्थित है। 540 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहां भारत का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था, जिसका निर्माण की शुरुआत वर्ष 1961 में की गई थी और वर्ष 1969 में इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, शांति निकेतन का नाम परिवर्तित करके विश्व भारती कर दिया गया है और वर्ष 1863 में कोलकाता में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? दोस्तों, अजात शत्रु, जो कि मगध का राजा था और बिंबिसार का पुत्र था, इसके ही समय काल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या माना गया है? दोस्तों, इसे महापरिनिर्वाण के रूप में माना गया है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, गौतम बुद्ध का जन्म 564 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। आपको ऑप्शन में दोस्तों लुम्बिनी की जगह कपिल वस्तु भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? दोस्तों, वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार रैगनर फिस्क नामक व्यक्ति को दिया गया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, पहले कई बार आ चुका है। दोस्तों, इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और पंजाब के राजा पोरस से सिकंदर को हार का सामना करना पड़ा।
देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? दोस्तों, धारा 356 के तहत राज्यपाल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, जिसमें पहला वर्ष 1977 में लागू हुआ, दूसरा 1980 में एवं तीसरा वर्ष 1993 में लागू हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, यह 3.5% होती है। अगला प्रश्न, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। और दोस्तों, यह एक उर्दू समाचार पत्र था जो कि अंग्रेजों की क्रूरता के खिलाफ खबरें छापता था। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन, जिसे दोस्तों WTO के नाम से भी जाना जाता है, का मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? दोस्तों, वर्ष 1911 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया और यह हिंदी और बंगला दोनों भाषाओं में गाया गया था। और फिर इसे 24 जनवरी को भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसका निर्माण या इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सन 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? दोस्तों, इसे असहयोग आंदोलन के नाम से जानते थे, जिसे स्थगित कर दिया था चोरी चोरा कांड के बाद। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसे अभिनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो कि अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा के रूप में शुरू किया गया था और नमक सत्याग्रह भी इसी आंदोलन का हिस्सा है। अगला प्रश्न, देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे देश की स्वतंत्रता के समय। अगला प्रश्न, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? दोस्तों, यह कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? दोस्तों, यह वर्ष 1916 में हुआ। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? दोस्तों, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ पेशवा कर रहे थे। इस युद्ध में मराठों की हार हुई, जो कि इतिहास में मराठों की सबसे बड़ी हार के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, पानीपत के युद्ध से संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो आइए शॉर्ट में पानीपत के युद्ध को भी डिस्कस कर लेते हैं। पानीपत, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है, पानीपत में दोस्तों 3 मुख्य युद्ध लड़े गए। पहला युद्ध 1526 सन में बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया। पानीपत का दूसरा युद्ध सन 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है, और अकबर के बीच लड़ी गई। और पानीपत की तीसरी लड़ाई या पानीपत का तीसरा युद्ध वर्ष 1761 में लड़ा गया, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान के साथ मिलती है? दोस्तों, सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों के साथ मिलती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसे 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
होपमैन कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? होपमैन कप टेनिस का एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया देश करता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न। म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों? क्वात म्यांमार की मुद्रा है। म्यांमार दोस्तों जिसका पहले नाम बर्मा था। अगला प्रश्न। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर चोटी जिसकी हाइट 1722 मीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है और यह राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है दोस्तों? कनाडा की समुद्री सीमा दुनिया में सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों नॉर्वे और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया की समुद्री सीमा सर्वाधिक है। अगला प्रश्न। भारत पाक सीमा को क्या कहा जाता है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है भारत पाकिस्तान सीमा को। साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा को भी रेड क्लिफ लाइन से जाना जाता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है एवं भारत चीन सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था दोस्तों? सन 1867 में अमेरिका ने अलास्का को रूस से 72 लाख डॉलर में खरीदा था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के झंडे के रूप में अपनाया था। अगला प्रश्न। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है दोस्तों? आलम आरा जो कि वर्ष 1931 में रिलीज हुई थी। भारत की पहली बोलती फिल्म यानी कि जिसमें ऑडियो दिया गया था, पहली फिल्म है। अगला प्रश्न। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? प्रतिभा पाटिल जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न। भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ दोस्तों? यह 1961 में मुक्त हुआ। अगला प्रश्न। महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न। बक्सर का युद्ध कब हुआ? जिस मिसप्रिंट है दोस्तों, हुआ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बक्सर का युद्ध इतिहास के मुख्य युद्धों में से एक है जो कि सन 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मुगलों और नवाबों की संयुक्त सेना के बीच हुआ, जिसके फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और भारत के बंगाल और उड़ीसा राज्य को जीत लिया। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा उस समय बंगाल के नवाब मीर कासिम थे और दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम का राज्य था। और दोस्तों इसी युद्ध को अंग्रेजों का भारत पर शासन की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय वायु सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां ने ही कराया था। साथ ही लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने कराया था। साथ ही आगरा की मोती मस्जिद का भी निर्माण शाहजहां ने ही कराया था। अगर बात की जाए जामा मस्जिद की तो इसका निर्माण सन 1644 में शुरू हुआ और सन 1656 में जामा मस्जिद बनके कंप्लीट हो गई थी। अगला प्रश्न। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों?
चार वेदों में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसके बाद यजुर्वेद के बाद सामवेद और अथर्ववेद है। देखते हैं अगला प्रश्न। मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? दोस्तों, सिंकोना पौधे से कुनैन नामक औषधि प्राप्त होती है, और कुनैन दोस्तों मलेरिया की दवा के उपयोग में आती है। अगला प्रश्न। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित हैं? दोस्तों, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? दोस्तों, संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। संगमरमर दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक कैटेगरी में आता है, और इसका मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 लिखा जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? दोस्तों, इसे आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड की राजधानी दोस्तों डबलिन है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, पहला आक्रमण ईरानियों द्वारा 518 ईसा पूर्व में किया गया था। आपको ऑप्शन में ईरानियों की जगह फारसी भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि ईरान का प्राचीन नाम फारस तथा पर्सिया भी था। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत पर पहला आक्रमण फारसी राजा डेरियस प्रथम ने किया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? दोस्तों, मगध का शासक धनानंद सिकंदर का समकालीन था। दोस्तों, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि वर्तमान शहर पटना है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? दोस्तों, धनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था, और धनानंद के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई, और मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठ गया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? दोस्तों, बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए। अगला प्रश्न। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शनी था? दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि कई बार आ चुका है। सम्राट अशोक का नाम देवान प्रियदर्शनी था, जो कि अशोक के शिलालेखों से भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, जो कि अशोक का पुत्र था, अशोक के बाद अशोक का उत्तराधिकारी बना। अगला प्रश्न। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक आचार्य चाणक्य हैं, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, और आचार्य चाणक्य ने ही अपनी चाणक्य नीति से चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की राजगद्दी पर बिठाया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य काल का एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। अगला प्रश्न। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? दोस्तों, मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। यह प्रश्न भी पहले दोस्तों कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग है? दोस्तों, प्राकृत भाषा का प्रयोग अशोक के शिलालेखों में है। अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? दोस्तों, 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया। अगला प्रश्न। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? दोस्तों, शतरंज का प्रचलन हड़प्पा के समय था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। स्वास्तिक का निशान किसकी देन है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक का निशान। अगला प्रश्न। कपास की उपज की पहली जानकारी कहां से मिलती है? दोस्तों, हड़प्पा से ही कपास के उपज की जानकारी मिलती है। कपास जो कि एक व्यापारिक फसल है।
अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है दोस्तों? भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी दोस्तों? कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना दोस्तों? 26 नवंबर वर्ष 1949 को भारत एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक क्या है दोस्तों? भारत एक राज्यों का संघ है और इसकी व्याख्या अनुच्छेद 1 में की गई है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत कहा गया है। अगला प्रश्न, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है दोस्तों? दक्षिण एशिया का हिस्सा है भारत। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? भारत का विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले स्थान पर है रूस, फिर है कनाडा, तीसरे स्थान पर है दोस्तों हमारा पड़ोसी चाइना, चौथे पर यूएसए, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आता है भारत यानी कि इंडिया। अगला प्रश्न, भारत कितने देशों के साथ अपनी जमीनी सीमाएं बांटता है? ये मिसप्रिंट है दोस्तों, बांटता है। दोस्तों 7 देशों के साथ भारत अपनी जमीनी सीमाएं बांटता है, जिनके नाम हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार, जिसे बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम या जिसे इंग्लिश में त्रिवेंद्रम कहते हैं, जो कि केरला में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यहां स्थित है, जो कि इसरो का एक सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी स्थापना 21 नवंबर वर्ष 1963 में की गई थी। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था। अगला प्रश्न, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है दोस्तों? कटक उड़ीसा में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है दोस्तों? वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी में यूनेस्को का मुख्यालय है। ऑप्शन में दोस्तों पेरिस की जगह आपको फ्रांस लिखा भी आ सकता है। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम पहले हेली था, लेकिन वर्ष 1957 को जिम कॉर्बेट नामक एक शिकारी के नाम पर हेली का नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जिम कॉर्बेट एक दार्शनिक एवं एक लेखक भी थे। तो ये थी दोस्तों हमारी सामान्य ज्ञान की क्लास, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपन ने डिस्कस किए। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।